Hello everyone, myself Dr. Santosh Maurya. I have done BCom, MCom, NET in Commerce and PhD. I am starting this platform for taking commerce issues from the subject areas like business economics, business environment, business regulatory framework, corporate finance and human resource management and many more areas of the commerce. In my first lecture, I am starting with human resource management. In this video, we are going to discuss about introduction of the human resource management. Then we are going to discuss about some of the important definitions of the human resource management, and then after that we are going to discuss about the objective and nature of human resource management. This lecture I am going to keep in bilingual language, that is Hindi and English, because many of you are not able to understand pure Hindi and many of you are not able to get the things in absolutely English language. So I am going to keep the things in bilingual, that is Hindi in English. Okay, so first of all, let me give a short introduction of my topic, that is human resource management. The word has been if I say, is a combination of three things like human, resource and management. What is human? We are the humans. Everybody who is able to take or in Hindi we say any person who is eating food, who is taking oxygen to live, with the time he is growing and after a certain period of time he dies, we call him human. Then we are saying human resource. What is resource? Resource are those things with the help of which we are doing such commercial activities which is helping us in earning the bread and butter. और सिंपली वी कैन से हम रिसोर्स उन चीज़ों को कहते हैं जिन चीज़ों से मिलाकर हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, या वो उन सारी एक्टिविटीज़ को करते हैं जिससे कि हम पैसे कमा सकते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं. एंड द लास्ट वर्ड इज़ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट टू मैनेज द थिंग्स. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें आपस में सीक्वेंशियल तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि एक के बाद एक चीज़ों को हम अरेंज कर सकें, ताकि वो सारे स्टेप्स, वो सारे प्रोसेस जो हमने अब तक किए हैं वो हमें फ्रूटफुल एक्टिविटीज़ करके दें. बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड्स आपके साथ मैनेजमेंट का. हम सबको भूख लगती है, हम सबको खाना खाने का मन करता है, बहुत अच्छा खाना खाने का मन करता है. वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, रेदर आई एम गोइंग टू गिव यू टू एग्जाम्पल्स, और उन दो एग्जाम्पल्स से आपको शायद समझ में आ जाएगा मैनेजमेंट क्या है. व्हाट इज़ मैनेजमेंट. तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है फ्रेंड्स. मेरे सामने खाना आता है, एक थाली ली, उसमें दाल चावल, उसी के ऊपर सब्जी, उसी के ऊपर रोटी, उसी के ऊपर सलाद, उसी के ऊपर अचार, उसी के ऊपर थोड़ी सी दही डाल दी, थोड़ा सा जो रसगुल्ला बचा हुआ था मिठाई के लिए, मीठे के लिए हम जो खाना खाने के बाद अक्सर खाते हैं, वो भी उसी में रख दिया. एक गिलास पानी लिया, वो भी उसी में डाल दिया, लीजिए खाइए. क्या आप खाना पसंद करेंगे? मैं तो भैया नहीं खाने वाला, शायद आप लोग खाएं, तो शायद हम में से कोई भी नहीं खाने वाला इस चीज़ को. अब ज़रा दूसरे फॉर्म को लेते हैं. थाली ली, कटोरी ली, कटोरी में सब्जी रखी, कटोरी में ही हमने दूसरी चीज़ें रखने स्टार्ट की, लाइक कटोरी में सब्जी ली, दाल लिया, चावल लिया, थोड़ा सा एक जगह रोटी अरेंज करी, फिर दूसरी प्लेट ली, उसमें सलाद लिया, दूसरी कटोरी ली, उसमें दही ली. इस तरह से एक ब्यूटीफुल थाली आपके सामने आती है. दोनों थालियां अगर आपके सामने कंपेयर करने के लिए रख दी जाए तो आप किसका खाना पसंद करेंगे? सर हम तो सेकंड वाली थाली का खाना पसंद करेंगे. क्यों? बिकॉज दैट इज़ इन प्रॉपरली मैनेज्ड फॉर्म. That is properly in the managed form. That is why we are liking to have this plate of food. तभी हम इस चीज़ को पसंद कर रहे हैं. खाना पेट के अंदर जाके सब कुछ बराबर ही रहना है. ऐसा नहीं है कि पहली वाली प्लेट का खाना खाएंगे तो वो सारा मिक्सचर होके जाएगा और जो डिफरेंट प्लेट में खाना आया है उसे खाएंगे तो वो अलग अलग पेट के हिस्से में जाएगा. बिल्कुल नहीं. पेट के हिस्से में जाके सब कुछ मिक्सचर ही होना है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है दैट लुक्स ब्यूटीफुल टू अस.
और इसीलिए हमें चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। सेम तरीके से हमें अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो हमारे पर्सनल इश्यूज़ हो, चाहे हमारी वो ब्रेड एंड बटर इश्यूज़ हो, हमें दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है। फ्रेंड्स, इंडिया में भी पॉपुलेशन बहुत रही है, चाइना में भी पॉपुलेशन बहुत रही है, बल्कि चाइना की पॉपुलेशन तो इंडिया से कहीं आगे रही है, कहीं ज़्यादा रही है, बहुत ज़्यादा रही है। फिर भी हम देखते हैं, अब अगर हमारे घर में लड़ाई होती है किसी चीज़ को, रिसोर्सेज को लेकर, तो हम क्या कहते हैं, भैया कमाने वाला मैं सिर्फ अकेला हूँ, खाने वाले आप सब हैं, तो सबको कैसे पूरा कर पाऊँगा। मीन्स व्हाट आई वांट टू से इज आई एम द ओनली अर्नर of the bread and butter in the family, and 10 people are there sitting in the family who are just sitting there to eat. How I am going to fulfill for each one of them? I will not be able to do. तो what we are saying, हम क्या कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोग हैं, we are many numbers of human in the family. That's why I am not able to fulfill everybody's need. शायद हम इसी चीज़ को अपना बहाना बनाते हुए चले आए हैं। एंड एट द सेम प्लेस चाइना इज़ देयर। उन्होंने क्या किया, अपनी रिसोर्सेज को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को एक बोझ न समझ के दे थॉट ऑफ इट एज अ बूम। हाउ? बाय गिविंग देम एजुकेशन, बाय गिविंग देम ट्रेनिंग, बाय गिविंग देम लिटरेसी, टू सो दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी is able to do some kind of progressive, or I can say productive activities that is helpful in the development of the nation. उनमें से हर आदमी को एजुकेशन दी गई, स्किल्स दी गई, नॉलेज दी गई, ताकि हर आदमी कुछ न कुछ चीज़ों का प्रोडक्शन करे और अपना खुद का भी डेवलपमेंट करे और कंट्री के डेवलपमेंट में भी काम आए। तो रिजल्ट दोनों का हम देख सकते हैं। इंडिया आज अभी अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम चाइना से काफ़ी पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन को एज अ रिसोर्स लिया, हमने ह्यूमन को एज अ कर्स लिया। तो दैट इज़ द डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू। सो इफ आई से now coming to the subject, if I say HRM is the study of activities regarding people working in an organization. It is the managerial function that tries to match an organization's need to the skill and abilities of its employees. क्या कहना चाहते हैं? HRM is the study of activities. HRM क्या है? ह्यूमन रिसोर्स क्या है? These are some kind of activities which are so I wanted to say is HRM is the study of human activities which is regarding any organization, people's working in an organization, because we all are working in some kind of organization and we have to work according to the aim and objective of the organization. What is the aim and what is the objective that the organization want to achieve? That is the way we are going to work in the organization, or that kind of working environment is created in the organization so that the organization can achieve its target, it can achieve its aim and objective. And HRM is the managerial function nowadays. Why? Because selection of proper human resource for the organization is very very crucial and very very important point. अगर हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को चुन लिया, अच्छी स्किल्ड नॉलेजेबल वर्कफोर्स को लेकर आ गए, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, और अगर इसका उल्टा किया तो ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। तो दैट इज़ द डिफरेंस in an skilled organization, or sorry, skilled human resource and an unskilled human resource. Now coming to definition of the human resource management. So human resource management is a management function concerned with hiring, motivating and maintaining people in an organization. Pay attention to what I want to say. HRM is a managerial function which is concerned with hiring, motivating and maintaining the people in the organization.
एक छोटी सी स्टोरी फिर से। एक कंपनी के मालिक हैं, मैं एक कंपनी का मालिक हूँ। मैंने 4-5 लोगों को हायर किया ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चला सकूँ। 4-5 लोगों को हायर किया। सबसे पहले उनको नॉलेज दी कि मेरी फर्म में क्या क्या होता है, व्हाट ऑल हैपन्स इन माय फर्म, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स दैट इज़ नीडेड टू रन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई हैव प्रोवाइडेड दैट काइंड ऑफ नॉलेज, स्किल्ड एंड ट्रेनिंग टू द पीपल whom I have hired, and all this process has taken a period of say 2 to 3 months. After a period of 2 to 3 months, now they are capable of running the organization. So that is, I have hired and I have motivated and I have provided them the knowledge that is required to remain in the organization or to run the organization properly. Now after a period of 2-3 months, when they have got the knowledge of running a certain kind of machine that is in my organization, the same machine can be in some other organization which is ready to pay these people higher amount than what I am paying. Then what will happen? Obviously मैं भी भाग के जाता हूँ दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये लोग भी यहाँ से निकल के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। इन 4 लोगों को, 5 लोगों को जिनको मैंने हायर करके अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए बात कही थी, क्या था, इनको सबसे पहले ढूंढने में पैसा खर्च किया, फिर इनका इंटरव्यू कराने में पैसा खर्च किया, फिर इनकी ट्रेनिंग में, इनकी नॉलेज में, इनकी डेवलपमेंट में पैसा खर्च किया, और 2 महीने का वक्त जिसमें ये लोग मुझे प्रोडक्शन करके देते, इनसे प्रोडक्शन न करवा के मैंने इनको ट्रेनिंग दिलाई। अब जब ये ट्रेनिंग करके सब चीज़ करके रेडी हैं, रेडी टू डू प्रोडक्शन फॉर मी टू गिव मी बेनिफिट, दे आर रनिंग टू सर्टेन अदर ऑर्गेनाइजेशन. So this is what, if I am able to remain these people in my organization, that is what I am calling as maintaining the people in the organization, that is creating such kind of environment whether in which the people who are working in my organization, they don't run away, they stay in my organization, they work here, they earn their bread and butter here, and they also help me in earning my bread and butter. That is what is called as the function of HRM. So it focuses on people in organization. Human resource management is designing management system to ensure human talent is used efficiently and effectively to accomplish organizational goals. Whatever goals I am having in my organization, HRM is totally, I can say, hiring those kind of people whom I have the capacity to hire them, to provide them the knowledge, to make them understand the working environment of the organization, and when they have learned that environment, when they have adopted themselves to that environment, they have hired all the skills, hired all the knowledge, now they are ready to do the production. I should provide that kind of environment to these people so that they remain in the organization and be fruitful to me and to the organization. Now I want to give one of the definitions according to a professor who is called Dezeler. According to him, the policies and practices involved in carrying out the people or human resources aspect of a management position, including recruiting, screening, training, rewarding and appraising, comprises of HRM. Listen to me what I want to say again. The policies and practices involved in carrying out the people or human resources aspect of a management position, including recruitment, screening, training, rewarding and appraising, comprises of HRM. So this is the definition which was given by Professor Dezeler. You might find this definition in your books. It is very important definition. And so if I say the important thing that is of HRM are here, like including HRM includes recruiting, then screening, training, rewarding
एंड अप्रेजिंग कंप्राइजेस ऑफ HRM। हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्रूट करते हैं, फिर उन जिन लोगों को हमने रिक्रूट किया उसमें से स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से भी निकाल के हम लोग अपने जो हमारी कंपनी के लायक हैं उनको हमने निकाला। फिर उनको क्या करते हैं, हम ट्रेनिंग दिला देते हैं, ट्रेनिंग करके उनको रेडी करते हैं, उनसे वर्क कराते हैं। आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम उनको अप्रेजल देते हैं, दैट इज़ रिवॉर्डिंग, उनको हम सैलरी देते हैं, अच्छी सैलरी देते हैं, दैट इज़ द रिवॉर्ड फॉर देम। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम like 1 year or 6 months, we start giving them the this appraising, that is appraisal, that is increasing their salaries. So this is how we complete the process of HRM. So friends, now we are going to discuss about one of the other functions of HRM, that is objective of HRM. What is the I can say what is the need of HRM. So my first is my personal objective, then functional objective, organizational objective, and social objective. They are different. These are the 4 main objectives of HRM. Personal objective, what is my personal objective? अगर वो लोग जिनको मैंने हायर किया है, अगर वो लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिक के काम करते हैं तो वो मुझे भी प्रॉफिट देते हैं, मेरी फर्म को सबसे पहले तो मेरी फर्म को प्रॉफिट देते हैं, और जब मेरी फर्म को प्रॉफिट होगा तो मुझे भी प्रॉफिट होगा। सो उनके पीछे मेरा पर्सनल रीजन है HRM के पीछे, तो दैट इज़ माय money and satisfaction, because if I am able to give better quality to my organization, ultimately that will give monetary benefit, and with the help of that monetary benefit I will be able to improve my personal life also. So that is the personal objective. Now coming to functional objective, we are performing different type of functions in the organization. So if we have hired proper resources, that is proper human resource to the organization, they will be able to control the functions of the organization in a much better way. If they are able to do this, then all the things like production activities and all other activities of the organization will be done in a much better way, which will help in reducing the wastage. If wastage is reduced, then obviously we will be able to achieve the objectives in an efficient and effective manner. देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि दे हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल in a time bound period and in an effective and efficient manner. And then social benefit. What is social benefit? HRM से हम क्या करते हैं? We are trying to recruit the people. अगर लोगों को रिक्रूट करेंगे तो we are providing what to the society? We are providing job opportunities, that is we are creating employment opportunities in the society. When we are providing employment opportunities in the society, people are able to earn their bread and butter and they are able to live a better life. So when they are able to live a better life, they are able to fulfill their all needs and live happily. So moving to the next point, we can say is we come to like nature of human resource management. What is the nature of human resource management? So first point is involves the application of management functions and principle. Second we say is decision relating to employees must be integrated. Decision made influence the effectiveness of an organization. And lastly we can say is functions are not confined to business. Okay, let's discuss them in detail. First point I said is HRM involves the application of management functions and the principles. The functions and principles are applied to acquire, developing, maintaining and providing remuneration to the employees in the organization. What is the main objective of this human resource management? The main objective of the human resource management is like first acquiring the
human resource. Then what? Then developing the human resource, then maintaining the human resource, and providing the remuneration to the employees. Who are the employees? These human resources are the employees who are going to work in the organization. So they are going to be the human resource for the organization. When we are hiring them, giving them the knowledge, we are developing them, we are maintaining the knowledge level, we are increasing their skills, we are increasing their knowledge. So with the help of this, they are able to develop more, they are able to get more knowledge, and they are able to use this knowledge to acquire, we can say, employment opportunities in the society. Then next we can say is decision relating to employees must be integrated. What is that? Decision on different aspects of employment must be consistent with other human resource decisions. जब भी आप किसी भी तरह के फैसले ले रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उन डिसीजंस को लेते वक्त आप अपने माइंड में ह्यूमन रिसोर्सेज को जो आपके पास है उसको ज़रूर ध्यान में रखें, उसको ज़रूर इंटीग्रेट करें अपने डिसीजंस में. अदरवाइज व्हाट विल हैपन? I have come from IIMs, Indian Institute of Management. I have come from there. I have hired uneducated employees. मेरे मन में तो वहाँ के डिसीजंस चल रहे होंगे कि हमें तो ऐसी जैसी ट्रेनिंग दी गई थी वहाँ पे, हम एक बहुत हाई लेवल की ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं और जिनके साथ हमें काम करना है उनके पास नॉलेज नहीं है. तो ऐसे में क्या होगा कि हमारा नॉलेज लेवल अलग होगा, हमारा डिसीजन लेवल अलग होगा और वर्किंग फोर्स कहीं और होगी. तो दोनों के बीच में मिसमैच हो जाएगा, जिसकी वजह से देयर विल बी क्लैशेस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़, which is not a good sign for any organization. So while taking any kind of decision in the organization, human resources should always be integrated in the decision making process by the senior peoples. Now decision made influences the effectiveness of the organization. Whatever kind of decisions that is taken by the higher authorities, it always influences the effectiveness of the organization. How? If you are taking a decision that is against the human resource that you have hired or the employees working in your organization, if it is against their benefit, then it is going to influence the organization in a negative way, because it will create a dispute between the management and the employees. Because whatever decisions will be taken by the management, it will not be followed by the employees. But if a proper decision is taken considering the employees also into the decision making process, then the employees feel that they are the part of the organization is doing so much for them, then they should also perform good, they should be loyal for the organization. No doubt if they get some less amount as a pay, then also they are loyal to the organization. This is the benefit. अगर हम उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहेंगे, उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कराएंगे, वट एवर डिसीजंस वी आर टेकिंग, अगर हम उनको भी कंसिडर करेंगे उसमें, तो एम्प्लॉयज़ क्या होगा, वो फील करते हैं कि हम भी इस ऑर्गेनाइजेशन के एक पार्ट हैं. और जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट अपने आप को महसूस करते हैं तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल हो जाते हैं. तो दैट इज़ द बेनिफिट. एंड अ लॉयल एम्प्लॉय इज़, आई थिंक यू कैन फील द इम्पोर्टेंस. what is the importance of a loyal employee for any organization? It is, you all know much more than what I can say to you. The next is human HRM functions are not confined to business establishment. सिर्फ बिजनेस को इस्टेब्लिश करना ही ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बट एप्लीकेबल टू नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है वहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चलता है. कैसे? सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड मैनी मोर. आप
मेरा लेक्चर सुन रहे हैं या मेरी क्लास में आके बैठते हैं और पूरे लेक्चर को सुनने के बाद ही क्लास से बाहर जाते हैं, क्या मैं आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट दे रहा हूँ? क्या मैं आपको अपने पास एज अ वर्कर रखता हूँ? नो। देन ऑल्सो यू आर सो, मतलब आप रहते हैं कि कब क्लास ली जाए, कब हम क्लास को अटेंड करने जाएं और कुछ ना कुछ नॉलेज गेन करके आएँ। तो क्या इस नॉलेज को देने के लिए मैं आपको पैसे दे रहा हूँ? नहीं, ना मैं आपको पैसे दे रहा हूँ कि आप यहाँ बैठिए, ना ही आप लेक्चर अटेंड करिए, फिर भी आप लेक्चर को अटेंड करते हैं। वाई? बिकॉज सम प्रिंसिपल्स ऑफ द HRM आई एम फॉलोइंग देम। वाई? लाइक सर कैसे? आई सेड कि अगर मैंने एम्प्लॉय को मैनेजर के साथ या कंपनी के ओनर्स के साथ ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल जाएगी। तो सेम वे इफ़ आई एम एबल टू ज्वाइन माई सेल्फ विद द स्टूडेंट्स और आई एम एबल टू गिव द स्टूडेंट्स व्हाट दे वांट, अगर मैंने उनको अपने साथ कनेक्ट कर लिया तो 100% जब तक मैं क्लास में रहूँगा एटलीस्ट सब लोग क्लास में रहेंगे। तो दिस इज़ हाउ वी इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड रेगुलेशंस और आई कैन से पॉलिसीज ऑफ HRM इन नॉन बिजनेस एरियाज ऑल्सो। नेक्स्ट, हेल्थ केयर। जितनी बढ़िया हेल्थ सर्विसेज आई एम गोइंग टू गिव टू माई पेशेंट, द मोर आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी connected with me. So that is also non-business area. And recreational hubs and recreational activities also. So in this way we can see that people in the policies of HRM are not applicable only on the business aspect but on the non-business aspects also. And HRM refers to set of programs, functions and activities designed and carried out in an order to maximize both employee as well as organizational effectiveness. हम ऑर्गेनाइजेशन या हम कहते हैं HRM की पॉलिसीज़ को क्यों फ्रेम करते हैं? ताकि हम अपने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों की एफिशिएंसी को, दोनों की इफ़ेक्टिवनेस को क्या कर सकें? मैक्सिमाइज कर सकें। So this is how we are going to I can say this is the nature of HRM, right? So this is how we are going to bound our employees if we are going to keep this environment of give and take. जितना ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट मैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करूँगा उतना ही अच्छा इन्वायरमेंट एम्प्लॉयज़ मेरे लिए क्रिएट करेंगे, मेरे लिए वर्क करेंगे। दे विल बी लॉयल, they will work effectively and efficiently without wasting the resources of the organization. I hope I am able to clear this introduction, objective and nature part to you people. Meet you in the next video. Thank you very much.